मल्दी नाक अगर मैं बताऊं तो नाक नेचर ने इस तरह से रखा है कि एक मेजर जो एंट्री पॉइंट है एयर का, हवा का जाने का, नेचर ने वो हमारे को दिया है नाक के थ्रू। नाक के अंदर अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक पार्टीशन होता है, मिड लाइन पार्टीशन, जिसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। वो सेप्टम नाक को दो कमरों में डिवाइड कर देती है, दाहिना कान और बायां कान, और टर्बिनेट्स होते हैं। और जो साइनसेस हैं, नेचर ने साइनसेस और एयर पॉकेट्स दिए हैं हमारे स्कल के अंदर। दो फ्रंटल साइनसेस जो आंख के ऊपर होते हैं, दो मैक्सिलरी साइनसेस जो आंख के नीचे होते हैं, एंड एथमोइडल साइनसेस जो आंख के बीच में होते हैं। और इन साइनसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अनिल। वो रोल ये कि आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी गर्दन के ऊपर ये खोपड़ी, इतनी वजनदार खोपड़ी, स्कल प्लस ब्रेन का वजन प्लस सॉफ्ट टिश्यू का वजन, ये सारा सुबह शाम हमारे गर्दन के ऊपर होता है। आप वो फील नहीं करते हो, लेकिन अगर जुकाम हो रहा हो या अब 2-3 दिन अगर नजला रहे और साइनस में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आपको सडनली लगता है ना सर कितना भारी हो गया। तो साइनसिस का एक मेजर रोल होता है खोपड़ी को लाइट रखना, प्लस इट प्रोवाइड्स रेसोनेंस। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि साइनसिस और नाक के अंदर एक लाइनिंग म्यूकोसा होता है जो रेशा बनाता रहता है, जिसमें रेशा बनता रहता है। तो जब हम सांस लेते हैं हम, तो उस रेशे के साथ वो सांस हवा जो है मिक्स होती है और फिर वो नमी वाली हवा फेफड़ों में जाती है। तो इतना बढ़िया सिस्टम नेचर ने रखा है एयर कंडीशनिंग का। तो नाक का इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सबसे बड़ा, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बताया, वो ये है सांस लेना, हवा का मेजर अंदर जाना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है एयर कंडीशनिंग, जैसे मैंने बताया कि रेशे के साथ मिक्स होकर सांस जब अंदर जाती है, तो चाहे हम सहारा के डेजर्ट में हो अनिल, या फिर हम एंटार्क्टिका के ठंड में हो, हमारे फेफड़ों में हमेशा नमी वाली हवा जाती है। फिल्ट्रेशन, यानी जो हवा अंदर जाती है वो हमारे नाक के अंदर विब्री से छोटे छोटे हेयर पार्टिकल्स होते हैं जो उस डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेते हैं। वो नमी वाली हवा जो है अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो नहीं जाएगी, बिकॉज वो सिस्टम आप बाईपास कर रहे हो, वो साइनसेस के अंदर जो म्यूकस जो बन रहा है उसको बाईपास कर रहे हो। नाक में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नाक बंद होना। इसके कई कारण हो सकते हैं। नाक में अगर हड्डी टेढ़ी, जो मैंने आपको बताया, जो पार्टीशन जो है वो अगर टेढ़ा हो तो नाक एक तरफ बंद हो जाता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो नेचर जो कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी टर्बिनेट्स की करती है, तो वो बंद होने का एक मेजर कारण है। नाक में जिन लोगों को एलर्जी है, जिसमें सिम्टम्स, इन सिम्टम्स के साथ होता है, जैसे नाक में छींकें आना, नाक में इरिटेशन होना, ज्यादा नजला बनना और ब्लॉकेज होना, उसी की एक सीक्वल है जिसको बोलते हैं पॉलीपोसिस, यानी कि एलर्जी के कारण जो नाक में मस्से बन जाते हैं, वो नाक में जब अब मस्से अगर आएंगे तो ब्लॉकेज होगी तो सांस में रुकावट आएगी। नाक बंद होना एक मेजर कारण है खराटे आने का। अगर हम खराटे करें, जिसको हम स्नोरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो स्नोरिंग इज नथिंग बट नॉइजी ब्रीदिंग, यानी कि जो आवाज के साथ सांस आए वो हम स्नोरिंग कहते हैं। और स्नोरिंग एक मेजर प्रॉब्लम है जो आजकल एक समझो तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम लोग स्नोरिंग को बहुत लाइटली ले लेते हैं, खराटों को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि भाई आवाज आ रही है और हम उससे मजाक करते हैं, पर ये एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज खराटे आना, और खराटे जो है इट कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि जो हिस्ट्री जो है, जो स्पाउस जो है, जो नॉर्मली इंसान को खराटे आ रहे हैं उसको तो नहीं पता, वो तो सो रहा है, लेकिन उसके साथ जो इंसान जो लेटा हुआ है वो अगर नोटिस करे कि भाई खराटे आते आते कुछ देर के लिए आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई और कुछ सेकंड्स के बाद पेशेंट दोबारा से खराटे लेना शुरू करता है, तो वो जो बीच का जो गैप है, दैट मीन्स वो एक एपनिया, यानी उस टाइम पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है टोटली, एंड वो एक मेजर कारण है। उसमें पेशेंट कंप्लेन करते हैं दिन में नींद आना, गाड़ी चलाते चलाते लोग सो जाते हैं सिवियर केसेस में। नाक में उसमें कंट्रीब्यूशन ये है कि अगर आपका नाक बंद रहेगा तो मुंह खुल जाएगा, मुंह खुल जाएगा तो दांत के पीछे जो जीभ सिक्योर रहती है वो नहीं रहेगी, जीभ पीछे रोल हो जाएगी, अंदर का टिश्यू जो अगर काफी बॉगी है, कंस्ट्रिक्टेड फैरिंग्स है, तो वो रास्ते को और ज्यादा ब्लॉक कर देगा। तो आई वुड से स्नोरिंग सिर्फ खराटे सिर्फ नाक में परेशानी के कारण नहीं आ रही, एक मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है। हो सकता है गले में कहीं दिक्कत हो सकता है लैरिंजल प्रॉब्लम हो सकता है जो जीभ है वो बहुत बड़ी हो, तो कई कारण है। या ओबेसिटी, इंसान अगर बहुत मोटा है तो अंदर के टिश्यूज जो हैं उसमें फैट डिपॉजिट हो जाए तो उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तो वो एक
देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट. यस, स्नोरिंग एक नाक बंद होना एक मेजर कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है खराटों का भी. ये थी हमारे एक्सपर्ट की नाक के बारे में दी गई जानकारी, यानी नोज की देखभाल हम कैसे करें. सोसाइटी में नाक ऊंची रखने के लिए हर कोई कोशिश करता है, नाक ऊंची रहे या ना रहे, लेकिन नाक की देखभाल हम कैसे करें, इसके लिए हमारे पास कुछ और टिप्स हैं. आइए देखते हैं कुछ हेल्थ टिप्स. नाक को जितना आप प्रेशर से ब्लो करोगे उससे कान पे प्रेशर पड़ेगा, बिकॉज कान और नाक और गला तीनों इंटर रिलेटेड रहते हैं. आई एम एन ENT सर्जन बिकॉज ईयर, नोज एंड थ्रोट इज इंटर रिलेटेड. कान और नाक का कनेक्शन होता है. कान से एक ट्यूब निकलती है जो नाक के पीछे जाती है. तो अगर आप नाक पे प्रेशर बढ़ाओगे तो कान पे प्रेशर पड़ेगा. तो प्लीज नाक को ब्लो नहीं करो. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, कोई भी रुकावट हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो प्लीज अपने आप उसको छेड़ाखानी मत करो. प्लीज गो एंड सी योर ENT डॉक्टर. इन हेल्थ टिप्स को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमें अपनी बॉडी के ऑर्गन की किस तरह और कितनी देखभाल करनी चाहिए. देखकर खाना चाहिए या खाकर देखना चाहिए. याद रखिए, खाने से पहले देखिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या वो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है. इस सब की जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं हमारे डाइटिशियन के पास. जो भी जंक फूड होता है ज्यादातर मैदे से बना होता है और तला हुआ होता है. जैसे कि अगर हम पिज्जा का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके अंदर मैदे का बेस होता है, खूब सारा चीज और सॉसेज लगी होती हैं और कम क्वांटिटी में सब्जियां रहती हैं. लेकिन इसी पिज्जा को अगर हम बेहतर बनाना चाहें तो हम मल्टीग्रेन ब्रेड का पिज्जा बना सकते हैं. खूब सारी सब्जियां अंकुरित डाल के उसके अंदर हम चीज की जगह पे हम लो फैट मेयोनीज यूज कर सकते हैं, या हम हल्की मात्रा में चीज भी इस्तेमाल करें तो भी खूब सारी अगर सब्जियां हम उसमें ले लेते हैं तो वो एक बेहतरीन फूड बन जाता है. इसी तरह पास्तास भी मैदे से बने होते हैं और उनको बनाने में तेल इस्तेमाल होता है और वो स्टार्च होने की वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता उनका. अगर उसकी जगह पर हम होल व्हीट पास्ता इस्तेमाल करें और खूब सारी सब्जियां उसके अंदर डालें और कम तेल का इस्तेमाल करें, चीज का इस्तेमाल ना करें, तो वो एक हेल्दी फूड बन जाता है. इसी तरह बर्गर्स जो होते हैं अगर वो मल्टीग्रेन ब्रेड इस्तेमाल करके बनाए जाएं, उनमें फ्राइड जो आलू की टिक्की लगाई जाती है उसकी जगह पे अगर हम मिक्स्ड वेजिटेबल्स और हल्की मेयोनीज इस्तेमाल करके उसको हम बनाएं, या फिर हम अंकुरित उसके अंदर डाल दें, या फिर हम मिक्स वेजिटेबल की टिक्की शैलो फ्राई करके इस्तेमाल करें, तो वो ज्यादा एक बेटर फूड बन जाता है. इसी तरह आलू के चिप्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन दे आर फ्राइड एंड फुल ऑफ स्टार्च. जहां पर भी तेल और स्टार्च का मेल हो जाता है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी सोर्स बन जाता है या कैलोरी सोर्स बन जाता है, और वेट इंक्रीज करने या फिर वो इंटेस्टाइन्स में जम जाने या फिर वो हार्ट की आर्टरीज में तेल जम जाने का एक कारण बन जाता है. और उसके अलावा जब ये फ्राई होती हैं चीजें तो इनमें जो तेल होता है वो ट्रांस फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. यही हाल कोल्ड ड्रिंक्स का है. कोल्ड ड्रिंक्स इसलिए हानिकारक है क्योंकि उसमें कई पदार्थ ऐसे रहते हैं जो कि शरीर के लिए अच्छे नहीं है, और सेकेंडली उनमें कैलोरीज की मात्रा ज्यादा रहती है. क्वांटिटी के हिसाब से काफी ज्यादा कैलोरीज हो जाती है. अगर हम एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक की बात करें जो कि 300 ml है तो वो 350-400 कैलोरीज हमें उसमें मिल जाती हैं, और इसके अलावा कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी पौष्टिक तत्व हमें उससे प्राप्त नहीं होता है. तमाम प्रोग्राम जो हमने लिए हैं देशवासियों को स्वस्थ करने के लिए, देशवासियों को सेहतमंद करने के लिए, उसके लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है हमारे देश में 65 सालों से महसूस की जाती थी कि हमारे देश में स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स की कमी थी और नर्सेज की कमी थी. तो इसलिए हमने 3 साल पहले
मैंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि हमने जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में है उसके रूल्स में हम तब्दीली लाएं। एक पॉलिसी डिसीजन लिया जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोल सकते। उसके लिए जो भी सुविधाएं देनी होगी, चाहे जमीन की कम करनी होगी, चाहे जो मेडिकल कॉलेजेस की फैकल्टी है उनकी एज बढ़ानी होगी, या उनकी एजुकेशन से संबंधित फैसले लेने होंगे, ये हमने फैसले लिए, जिसके चलते पिछले 3-4 सालों में 97 नए मेडिकल कॉलेज आए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतने छोटे से अरसे में 97 नए मेडिकल कॉलेज आए पूरे देश में, और 53% MBBS सीटें बढ़ी और 75% MD सीटें बढ़ी, जो 65 साल में अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतनी सीटें MBBS की, MD की या मेडिकल कॉलेज किसी भी 4 साल के अरसे में या 3 साल के अरसे में नहीं बढ़ी है, क्योंकि पॉलिसी डिसीजन हमने इतने साल में नहीं लिया था और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके रूल्स में परिवर्तन नहीं किया था। तो वो हमने इसीलिए मैं किया ये तमाम चीजें कि जितने हमने प्रोग्राम लिए उन प्रोग्रामों को चलाने के लिए हमें ज्यादा डॉक्टर्स, ज्यादा स्पेशलिस्ट, ज्यादा सुपर स्पेशलिस्ट चाहें। हमेशा की तरह आपकी तरफ से हमें सवाल मिले हैं, हम कोशिश करते हैं उनमें से सबके जवाब देने की, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी की वजह से हम हर मेल का जवाब नहीं दे सकते। आइए कुछ चुनिंदा सवालों का जवाब लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। डॉक्टर साहब, ये पहला सवाल है देवानंद का हिसार से। ये लिखते हैं कि मेरी नाक में धूल की वजह से एलर्जी हो जाती है, क्या ये साइनस की प्रॉब्लम है? अगर हाँ तो इसका इलाज क्या है? धूल आना, धूल मिट्टी, यस, इससे एलर्जी हो सकती है। देखो, एक चीज समझें कि नाक के अंदर, जैसे मैंने बताया कि म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, जो रेशा बनाते रहते हैं, और अगर किसी चीज से एलर्जी है, अगर हवा में कोई ऐसी चीज है जो एलर्जी क्रिएट कर रही है, तो वो नेचर एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है। जैसे नाक में जैसे धूल मिट्टी आए तो इंसान को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, तो छींकें आना, नाक में से पानी आना, भारीपन होना, ये एलर्जी की निशानी है। और जब एलर्जी आएगी तो सूजन आएगी तो जैसे मैं बताया, साइनसेस की ओपनिंग्स जो सारी नाक के अंदर होती हैं वो ओपनिंग्स बंद होनी शुरू हो जाती हैं, उसमें फिर साइनसाइटिस होने के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एलर्जी किसी चीज से है तो आप प्लीज उस चीज को अवॉइड करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं चीज आपको बताऊं तो वो ये कि एलर्जी एक जेनेटिक चीज है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि आपने 5 दिन की दवाई खाई और उसको ठीक कर दिया, ऐसा नहीं होता। एलर्जी बेसिकली जेनेटिक होती है, फैमिली हिस्ट्री रहती है यूजुअली, और देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज वासोमोटर राइनाइटिस आल्सो, जिसमें सडन टेम्परेचर चेंजेस कैन लीड टू अ प्रॉब्लम। पर एक सिंपल सी चीज है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट व्हेन इट कम्स टू एलर्जी। तो अगर आपको लगता है कोई चीज आपको सूट नहीं कर रही है, चाहे वो धूल मिट्टी हो, चाहे वो धुआं हो, चाहे वो चीज कोई खाने में हो, या सडन टेम्परेचर चेंजेस हो, खट्टी चीज हो, ठंडी चीज हो, तो प्लीज उस चीज से लड़ो नहीं, उस चीज को अवॉइड करो। अवॉइड करोगे तो 80-90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे आप। एंड आप उस टाइम पे घर से ना निकलें जब आपको लगे कि जिस टाइम पे धूल मिट्टी ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, उस टाइम पे आप ट्रैवल करना थोड़ा सा अवॉइड करो। या घर में जब झाड़ू फटका हो रहा है तो उस टाइम पे नजदीक नहीं रहो, अदरवाइज विल हैव अ प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, ये दूसरा मेल है दरभंगा से चंदन का। ये लिखते हैं कि नाक की क्षमता खुशबू लेने की किसी की कम है, किसी की ज्यादा, ऐसा क्यों होता है? अगर हम देखें तो जो स्मेल रिसेप्टर्स हैं, ऑल्फैक्टरी जो म्यूकोसा है, जो स्मेल रिसेप्टर्स हैं, वो हमारी नाक की छत के ऊपर होते हैं यहाँ पे। और जो ओडर सब्सटेंस, अगर हमने परफ्यूम लगाया तो उसके जो ओडर है वो नाक के थ्रू होते हुए उस ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा तक जाते हैं, और वहां से फिर वो परसीव हो जाते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व से, एंड ब्रेन तक जाते हैं, एंड हमारे को खुशबू आती है। ये रुकावट किसी भी कारण से अगर नाक में हो, चाहे वो जैसे मैंने बताया नाक की हड्डी अगर टेढ़ी हो, या नाक में मस्से बने हो, पॉलिप्स हो, या टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी, एलर्जी के कारण जो म्यूकोसा थिक हो जाए, तो वो स्मेल के रिसेप्टर्स ऊपर तक पहुंच नहीं पाते। तो वो आपने ठीक कहा। और थोड़ी बहुत एलर्जी, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, धूल मिट्टी भी है, चेंज ऑफ टेम्परेचर भी रहता है, तो वो थोड़ी बहुत एलर्जी हर एक के नाक में रहती है, थोड़ा बहुत सूजन हर एक के नाक में रहती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, इससे एक्सप्लेन होता है। और दूसरा जो कारण इंपॉर्टेंट है जिसके कारण किसी में जो स्मेल है बिल्कुल नहीं आती है या कम आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोस्मिया, या जिसमें कुछ भी नहीं स्मेल आती है, उसमें अनास्मिया, दैट इज नोन एज अनास्मिया,
तो वो स्मेल जो डिस्क्रिपेंसी है वो आपका हो सकता है नाक में कहीं रुकावट हो। तो अगर आपको तकलीफ है तो प्लीज ईएनटी डॉक्टर से, अपने नजदीक के ईएनटी डॉक्टर से मिलो और एक थरो नोज चेकअप आप कराओ कि कहीं नाक में कहीं रुकावट तो नहीं आ रही है, आपके जो रिसेप्टर्स हैं, स्मेल के रिसेप्टर्स, वहां तक पहुंचने में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। उम्मीद है कि जो सवाल आपने किए थे और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर ने जो जवाब दिए हैं, आप उससे सेटिस्फाई होंगे। अगर आपके पास कोई और सवाल हैं या किसी डिजीज के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है healthywealthy@gmail.com। अब हम आपको बता दें कि हमारे आने वाले एपिसोड का टॉपिक रहेगा ENT, यानी नाक, कान और गला। आप भी खुश रहें और बाकी भी सुकून से रह लें। कुछ इस तरह से बोलिए कि मोहब्बत की खुशबू हर सू फैले, हर तरफ खुशबू फैले। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने माहौल को साफ रखें, गंदगी ना फैलने दें। और हमें उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम से आप फायदा उठाएंगे, अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखेंगे, यानी हेल्दी रहेंगे। स्टे हेल्दी, बी वेल्दी। फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी। नमस्कार। Set your goals, follow your dreams, listen to your heart, and don't let anything stand in your way. Healthy, wealthy, healthy, wealthy. Healthy guys, healthy car, healthy diet, healthy walk. Yoga, fitness, aerobics. Viewpoints are healthy tips. और है जो लोग शेयर करेंगे हेल्थ के रॉक्स। सब कुछ होगा हेल्दी हेल्दी, हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी।